नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, प्रधानमंत्री का ऐलान, लाइसेंस राज खत्म होगा और नए उद्यमियों को मिलेगा मौका। जीएसटी पर बढ़ी तकरार, राहुल गांधी ने कहा मांगे मानी तो 15 मिनट में पारित हो जाएगा बिल। सरकार की संसद में बहस की चुनौती। मालदा के मसले पर राष्ट्रपति से मिले बीजेपी नेता, राज्य से रिपोर्ट तलब करने की मांग। टीएमसी ने लगाए सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप। सीपीएम का कांग्रेस को गठबंधन का न्योता, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा मिलकर बदल सकते हैं बंगाल की हालत। उद्योग धंधे बंद होने का आरोप टीएमसी ने नकारा। बुर्किना फासो की राजधानी में हमला करने वाले 4 आतंकी ढेर, 18 देशों के 23 नागरिकों की मौत, सुरक्षित बचाए गए 126 लोग। आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव भी करेगी, जिसका खाका अगले बजट सत्र में पेश कर दिया जाएगा। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का आगाज कर दिया है। पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्टार्ट इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया था। शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक्शन प्लान लॉन्च किया। स्टार्टअप की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने और नए कारोबारियों की सहूलियत के लिए लाइसेंस राज को खत्म कर दिया जाएगा, जिसे इस कार्यक्रम की सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। उन्होंने टैक्स में छूट देने का भी ऐलान किया। We've already worked upon an entrepreneur-friendly taxation regime. There are some steps which can be taken by notifications, which would be taken forthwith. Others require a legislative provision which can only come as a part of the finance bill when the next budget is presented, in order to create a friendly taxation regime for startups. सरकार इस योजना को लेकर भले ही उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इस कार्यक्रम की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मुंबई में उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता और स्टार्टअप साथ साथ नहीं चल सकते। Startup mentality requires an ecosystem. It requires not just let's focus on startups. It requires a whole set of ecosystems that allow an entrepreneur to grow. दरअसल सरकार की स्टार्टअप स्कीम के जरिए देश के उन युवाओं को मदद मिलेगी जो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी पूंजी जुटाने में असमर्थ हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए कारोबार शुरू करने वालों के रास्ते में आने वाली हर अड़चन दूर होगी और सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना कामयाब होगी। आने वाले दिनों में सरकार स्टैंड अप इंडिया भी लाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और स्टार्टअप इंडिया को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ द बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर सुब्रमण्य भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। सुब्रमण्य, स्वागत है आपका। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, स्टार्टअप का बेसिक जो मकसद है सरकार का, वो क्या इशारा कर रहा है? क्या ये कहा जाए कि भारत में आइडियाज़ बहुत हैं, फंड की कमी थी, इसके ज़रिए फंड जनरेशन का काम होगा, या फिर यूँ कहा जाए कि जो बेरोजगारी की संख्या, एक जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा था, उसको कम करने के लिए छोटे स्तर पर उद्यमियों को इनकरेज करना?
देखिए, स्टार्टअप को अगर हम ये सोचे कि इससे बेरोजगारी खत्म होगी, वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो इसका मूलभूत उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए जो बाद में बड़े बिजनेस हो सकते हैं, उसके लिए जो अड़चने हैं वो अड़चनों को हटाना, एक तरह से जिसे कहते हैं आप एक सिग्नलिंग करना कि भाई हम चाहते हैं कि कोई भी अपने हुनर से, अपने विद्या से, अपने लगन से एक बिजनेस शुरू करे और उस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए सरकार, केंद्र और केंद्र से ज़्यादा राज्य सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उनको जितनी सहायता हो सकता है वो मुहैया करेंगे। लेकिन जो मैं एक एक करके इनके चुनौतियों पर आता हूं, जो अब तक बड़ा, मैं कहूं कि बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी दिक्कत पेश आती है, वो स्टेट लेवल पर भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है। जब आप किसी उद्यम को शुरू करते हैं, उसको कई ऑफिस के चक्कर लगाने होते हैं, कई तरह की एनओसीज होती हैं। क्या स्टार्टअप इंडिया स्कीम में उस सारे झंझट, या मैं बवाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे आप पार पा पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा और इसलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार से ज़्यादा ये राज्य सरकारों को करने की चीज़ है, क्योंकि सही है कि किसी भी नए उद्यमी को कोई भी काम शुरू करने के लिए इतने सारे क्लियरेंसेस का एक जुमला हैंडल करना पड़ता है कि वो काफ़ी सारे हतोत्साहित होकर छोड़ देते हैं। और वही चीज़ यानी कि ये देखना पड़ेगा कि ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है और ये नहीं कि आज आपने शुरू कर दिया और कल जाके आपके कुछ प्रोसेस आपने ख़त्म कर दिए तो लोगों को आराम हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हम किसी तरह से भी नए जो बिजनेस लेके आ रहे हैं उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे, उनको चांस देंगे कि वो आगे जितना कम प्रोसेस के थ्रू से गुजरे वो उसके लिए हम चेष्टा करेंगे। तो इसलिए हर स्टेट का जो पेपर वर्क का जो सीरीज है उसको कैसे कम किया जाए वो हर स्टेट को देखना पड़ेगा। और अगर मैं फंडिंग के पॉइंट पर आता हूं, शुभमय, किस तरीके का ये जो स्कीम है, क्या बेसिक उसमें आपको एक मजबूती दिख रही है, प्लस पॉइंट है कि जिसके ज़रिए आइडियाज़ को आप फंड करेगी सरकार या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें, क्या वो सहजता के साथ इजीली वहाँ पर कर पाएंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के अप एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉफिट दिखता है, तो यहाँ पर क्या उसको छोड़कर स्टार्टअप में शामिल हो पाएंगी प्राइवेट कंपनियाँ या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स? कविंद्र, देखिए, फंडिंग जहाँ तक एक सवाल है वो एक सवाल अपने आप में है, लेकिन भले आइडियाज़ के लिए फंडिंग इस वक्त दुनिया में उतना मुश्किल नहीं है जितना प्रोसेसेस की जो मुश्किलात उनके सामने एंटरप्रेन्योर्स के सामने जो पहुंच जाते हैं। फंडिंग का जो जरिया है, आप इनफैक्ट आपने देखे होंगे कि भारत में इस वक्त वेंचर कैपिटल का काफी बड़ा दायरा चल रहा है। सरकार की सहायता के से पहले ही बहुत सारे वेंचर कैपिटल के आगमन से भारत में एक अच्छा सा माहौल तैयार हो गया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि फंडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए जो रूल्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो ये सारे उनके पैरों में एक जंजीर बन जाता है और उसको फांद के आगे निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फंडिंग के लिए सबसे पहले इन्वेस्टर्स ये पूछेंगे कि आपके पास क्लियरेंसेस है या नहीं, और वो बेचारे क्लियरेंसेस में अटक के बैठ जाते हैं। तो जो इकोसिस्टम की जो बात है और उसके तरफ सरकार की आज की जो मंशा है वो काफ़ी अच्छा है कि कह रहे हैं कि हम स्टार्टअप्स को सहायता करना एक मूलभूत हमारी एक चुनौती है, हमारी एक प्रॉमिस है जो हम इसको आगे ले जाना चाहेंगे। तो ये तो कैसे किस तरह से इसको किया जाता है उसी पर ही डिपेंड करेगा कि ये प्रॉमिस कितना खरा निकलता है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर किस तरीके से इसको अमल में लाया जाता है। और शुभमय, जो आंकड़े हैं, क्या वाकई अगर ये सही है कि भारत सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे है स्टार्टअप के मामले में, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं इन देशों के साथ, किस तरह की ज़रूरत अभी आपको नज़र आती है अगर हमें ब्रिटेन या फिर अमेरिका के बराबर खड़ा होना है स्टार्टअप के मसले पर, या उन देशों में किस तरह की सहूलियत दिखती है नए उद्यमियों को लेकर, नए, मैं कहूँ कि जो रोज़गार या फिर नए आइडियाज़ को लेकर सामने आते हैं?
रविंद्र, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में हम लोग काफ़ी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी हैं। यहाँ पे किसी को ये आपने देखा होगा कि किसी के सामने किसी को कह देना, कोई नौजवान आके बोल दे कि भैया हमको ये बिजनेस आता है या हम ये करना चाहते हैं, तो बहुत बारी वो चीज़ को अच्छी तरह से या उसको नहीं देखा जाता, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक हमारा एक, जैसे कहते हैं, हमारा एक अंदरूनी एक करने की एक टेंडेंसी है। जहां तक अपनी यूएसए का जिक्र किया, वहां पे बहुत अरसों से यही माना गया है कि किसी के पास भी नया आइडिया हो तो आप आ जाइए सामने और बिजनेस शुरू कीजिए और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता सचमुच में भारत में नहीं है और ये इसके लिए सिर्फ सरकार को दायित्व देना सही नहीं है, ये हमारे चारों तरफ से भी है। तो नौजवान आगे आएंगे, सिर्फ नौकरी में नहीं जाएंगे, ये सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि भाई क्या जरूरत है, मैं खुद का कुछ एक अपना एक आइडिया से कुछ अपना एक सिस्टम शुरू करूं। तो वो जो बिजनेस शुरू करने की जो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ों पे ज़रूरत है और इसमें खासकर जो बिजनेस जो शुरू करेगा वो टिपिकली वो होता है जो जिनके पास शायद एजुकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है या बहुत सारे सपोर्ट नहीं है, तो उसको कैसे लाया जाएगा, वो एक बहुत बड़ी लार्जर चुनौती है। उसके तरफ हमने सही इशारा किया है, तो वो हम लोग और उसमें कैसे जाएंगे, वो यूएसए और इंडिया में वो बहुत बड़े यानी आप शायद जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भारत में जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उससे सिर्फ यही सवाल करते हैं कि वो किस फील्ड में जॉब करना चाहता है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में ये पूछा जाता है कि किस आइडिया के साथ वो क्या नया खोलना चाहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो सोसाइटी में है, सोच का, उसे शायद बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय इस पूरी बातचीत के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी, ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मौसम है स्याह बादलों से घिरा, अंधेरा जैसे डूबती शाम का। मुद्दे जो आज की फिक्र है। बहुत सारे लोग अपने बुरे दिनों को कभी याद नहीं करते और अगर एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं तो उनको शर्म आती है। मेरा तो जीवन ही इससे बना है। एक ऐसी शख्सियत जिसने आसमान की बुलंदी पर होने पर भी न छोड़ा साथ जमीन का। मैं अपने स्मृति कोश के साथ बहुत सलाहियत के साथ रहता हूँ। लेखक के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मिलिए शख्सियत में कलम की दुनिया के एक ताबिंदा सितारे लीलाधर मंडलोई से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात मालदा की। बीजेपी ने मालदा मामले में आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे। सीपीएम ने पूरी घटना की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। कोलकाता में बीजेपी ने मालदा की घटना को लेकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली में पार्टी नेता राष्ट्रपति से मिले। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि मालदा में कई तरह की विदेश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार इन पर रोक लगाने के बजाय वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इस संबंध में हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा है कि आप अपने स्तर पर गवर्नर से रिपोर्ट बुलाएं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट मांगेंगे तो शायद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा बांग्लादेश की बाउंड्री के पास वेस्ट बंगाल में हो रही है, उसको कहीं न कहीं मदद मिलेगी। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी को राष्ट्रपति से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी ने दोहराया कि मालदा की घटना सांप्रदायिक ना होकर आपराधिक है। If it's opium smuggling and money across the border, why bring a communal incident? It's a criminal incident. It's a border problem, right? And there's a tension there. But their strategy is to paint everything with a communal brush, especially with 100 odd days left to go for the election. कांग्रेस ने बीजेपी को मालदा पर सियासत नहीं करने की सलाह दी तो सीपीएम ने स्वतंत्र जांच की मांग की। We are fighting on the ground, the left front, in Malda district, elsewhere in the state, that there should be a proper independent inquiry, and also all who were involved in the violence, they should be brought to book. भाजपा वहां जाके सिर्फ राजनीतिक फायदा उसका लेना चाहती है। मालदा में शांति बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए और शांति के प्रयासों में जो लोग बाधा पहुंचाते हैं
उनको कतई नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि वहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 3 जनवरी को मालदा के कलियाचक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए थे। इस हिंसा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया था और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। रासुका के तहत कमलेश तिवारी जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कांग्रेस को गठबंधन का न्योता दिया है। सिंगूर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए उन्होंने बात कही। पीटीआई के मुताबिक भट्टाचार्य ने कहा कि सीपीएम पश्चिम बंगाल के हालात बदल सकती है और हम चाहते हैं कि इसके लिए कांग्रेस और दूसरे वाम दल सीपीएम के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासनकाल में राज्य का औद्योगिकरण रुक गया है। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया और उद्योगों के बंद होने का ठीकरा पूर्व की सीपीएम सरकार पर फोड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार जीएसटी पर उनकी बात मान लेती है तो ये बिल 15 मिनट में पास हो सकता है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगाया। सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को संसद में इस बिल पर बहस की चुनौती दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मुंबई में मैनेजमेंट छात्रों के सवालों के उत्तर दिए। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 मांगे रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग जीएसटी बिल में कर दरों का प्रावधान है। उन्होंने जीएसटी बिल को रोकने के आरोपों का भी खंडन किया। The day these conditions are accepted, the day the condition of a cap on tax is accepted, the day the dispute resolution point of ours is accepted is the day we will pass the GST. It will take 15 minutes. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने जीएसटी बिल को पारित नहीं होने दिया था। Mr. Narendra Modi, who was Chief Minister of Gujarat, Manmohan Singh ji had umpteen conversations with the current Prime Minister, and he did not allow GST to pass. सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस को संसद में अपनी शर्तों पर बहस करनी चाहिए। जीएसटी जैसे बिल किसी पार्टी के बिल नहीं है, किसी व्यक्ति के बिल नहीं है। ये देश के विकास से जुड़ा हुआ है, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, देश के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें लगता है जिद और अहंकार उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस तरह का जिद और अहंकार का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस हालत में खड़ी हुई है। जीएसटी बिल राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस से आम राय बनाने की कोशिशों के तहत बीते दिनों संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट आतंकी हमले पर अपने तेवरों को तल्ख करते हुए आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाओं से उनका और देश का सब टूट रहा है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय भी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के जवानों को हनी ट्रैप जैसे मामलों से सुरक्षित रखने के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को टूट जवाब देते हुए कहा है कि भारत बहुत कुछ सह चुका है और ये क्षमता अब खत्म हो गई है। इससे निपटने के लिए अब कड़े कदम उठाने का वक्त है और जल्द ही इसके नतीजे भी दिखाई देंगे। ये होना नहीं चाहिए, ऐसी सह नहीं कर सकते, बहुत हो गया। सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई। मनोहर पर्रिकर अगले महीने आने वाले केंद्रीय बजट पर लोगों का नजरिया भांपने और उस पर चर्चा के लिए राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे। वहीं 2 दिनों के मुंबई दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर पठानकोट हमले से निपटने के लिए तैयार की गई रणनीति पर सवाल उठाए। The National Security Advisor is dealing directly with the attack. It's not his job. The National Security Advisor's job is strategy, not tactics. There are people who are masters of tactics. They're called the NSG. It's their job. पठानकोट हमले के मद्देनजर सरकार ने सभी सैन्य ठिकानों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और सुरक्षा बंदोबस्त और दुरुस्त हो। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेस का कमांडर जो होता है उसकी होती है। सो उनको सबको अपने अपने
एयरफोर्स बेसिस को सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने पड़ोसी मुल्क की तरफ से हो रही जासूसी के मामलों की कड़ाई से निगरानी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी यूनिटों को निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि भारत को दर्द देने वालों को भी दर्द झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुरनकुलम परमाणु बिजली घर की पहली यूनिट ऑपरेशनल वजहों से बंद कर दी गई है और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज इन खबरों को गलत बताया कि यूनिट को राजनीतिक कारणों से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कुरनकुलम की दूसरी इकाई मार्च तक शुरू हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आपको दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर की इस गैलरी से मिल जाएंगी। इसका मकसद परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम तरह की गलत फहमियों को दूर करना है। शनिवार को परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कुरनकुलम परमाणु बिजली घर से जुड़ी चिंताओं को भी खारिज किया। We are going to start it in this month itself, in the month of January. And at the same time, in addition to that, let me also share with you that the second unit of phase 1 of the Kudakulam will start in next few months, maybe in next 2 or 3 months. हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर में परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां हैं। पहले दिन इसे देखने बड़ी तादाद में बच्चे भी पहुंचे। I am feeling very good after coming here because this gallery is very inspiring. We got to know about many things like thermal power plants, nuclear power plants, which have been set in India right now. इस तरह की गैलरी मुंबई और चेन्नई में पहले से है और इसका मकसद लोगों को परमाणु ऊर्जा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश में महिला समाख्या कार्यक्रम बंद होने की कगार पर, और ऐसा तब है जब IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु के सर्वे में कार्यक्रम की खासी तारीफ हुई थी। चालू वित्त वर्ष में कार्यक्रम के बजट में कटौती की गई और जो पैसा मिला वो भी साल के आखिर में। सरकार इसे अगले वित्त वर्ष से बंद कर इसका विलय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में करना चाहती है। दिल्ली में शनिवार को महिला समाख्या की उपलब्धियों पर सेमिनार हुआ। इसमें IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु के प्रोफेसर्स के साथ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थीं। इन लोगों ने केंद्र की इस योजना को बंद करने का विरोध किया। आज के सारे जो प्रेजेंटेशंस हैं और वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के वर्क हैं, IIM अहमदाबाद है, IIM बेंगलोर हैं, और वो बहुत क्लियरली दिखाता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, चाहे वह लड़कियों की शिक्षा पे हो, चाहे वह लड़कियों की शादी के उम्र के पोस्टपोनमेंट पे हो, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है किसी भी डायरेक्ट प्रोग्राम से, और इसीलिए इसका चलना ज़रूरी है। महिला समाख्या कार्यक्रम साल 1989 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें साफ सफाई की जानकारी देकर बीमारियों से बचाना था। जानकारों की माने तो इस योजना को बंद करना महिला सशक्तिकरण से मुंह मोड़ने जैसा है। महिला समाख्या का कार्यक्रम वो एक सफल कार्यक्रम था और पूरे भारत में उसका एक असर पड़ रहा था। अब एक पुराना सरकारी तरीका होता है कि किसी योजना को, कार्यक्रम को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो उसका बजट काटते जाइए। बजट काटते काटते आप उसको इतना कम कर दीजिए कि वो प्रोग्राम चल ही नहीं पाए। यही हो रहा महिला समाख्या के साथ और कई कार्यक्रमों के साथ। महिला समाख्या कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है। 3 राज्यों से शुरू हुई ये योजना आज 11 राज्यों में महिला हितों के लिए काम कर रही है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बुर्किना फासो की राजधानी ओगादाउग में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही होटल में बंधक बनाए गए 126 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बीती रात आतंकियों ने स्प्लेंडेड होटल और कैप्चिनो रेस्तरां में मौजूद लोगों को बंधक बनाया था। इस हमले में 23 लोगों की मौत हुई जबकि 33 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में से 18 देशों के नागरिक हैं। चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे स्प्लेंडेड होटल के बाहर 2 कार बम धमाके हुए और उसके बाद 3 से 4 हमलावर होटल में दाखिल होकर वहां पर मौजूद लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया। इससे पहले हमलावर होटल के नज़दीक कैप्चिनो कैफे में भी दाखिल हुए जहां उन्होंने कई लोगों की हत्या कर दी। ये होटल और रेस्तरां विदेशी नागरिकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। Par conséquent, il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires
pour lutter fermement contre ce fléau-là. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया तो करगिल में आज सबसे ठंडा दिन रहा। उधर मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर से लोगों को काफ़ी मुश्किलों से जूझना पड़ा। कहीं चाय की चुस्की तो कहीं आग का सहारा। मौसम ने करवट बदली तो ठंडी हवाओं और कोहरे ने फिर से सर्दी का एहसास करा दिया। दिल्ली एनसीआर में पारा गिरा तो वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में हैं। हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा। 45 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि 14 ट्रेनें देरी से चली। अभी तक तो ठंड थी नहीं, वैसे आज ही कोहरा लगा है, लेकिन बहुत हैवी कोहरा लगा है। जिससे हमें बिल्कुल आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पहला ही दिन है, साल का पूरी ठंडी निकल गई। ये पहली बार ठंडी पड़ रही है, वो ठंडी से बेहाल हो रहा है। अभी कोहरे के कारण वो कांप रहे हैं। उधर कश्मीर घाटी समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान शून्य से 7.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। कारगिल में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान -13.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने ठंड का असर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। सत्ता में बने रहने को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी के लोगों से कहा कि वे अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दें ताकि जीत सुनिश्चित हो। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने अनधिकृत तरीके से चल रहे सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसी शैक्षिक सत्र के आखिर तक कार्रवाई करने के लिए कहा है। अनधिकृत स्कूलों के बच्चों के सरकारी सहायता और बिना सहायता के चलाए जा रहे स्कूलों में स्थानांतरण की मांग के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने बाल रिश्वत मामले में आरोपी कांग्रेस नेता एम मणि के खिलाफ जांच टीम को सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जांच टीम कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को की जाएगी। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने पेट्रोल और डीजल पर सरकार के उत्पादन शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद इस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शनिवार को 3 IFS समेत 9 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई है। काली कमाई करने वालों की लिस्ट में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में सुरक्षा बलों ने गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक उग्रवादी को मार गिराया। खुफिया सूचना के आधार पर सेना की टुकड़ी ने GNLA के कैंप पर छापा मारा था, जहां कार्रवाई के दौरान उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पटना के राजापुर में एक बंदूकधारी ने सुनार रविकांत की गोली मार के हत्या कर दी। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश शर्मा पर रंगदारी देने से मना करने पर हमला करने का आरोप है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। देश में हवाई सेवा से वंचित हिस्सों को हवाई संपर्क से जोड़ने की योजना के तहत एयर इंडिया ने दिल्ली से गोरखपुर के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी है। दोनों शहरों के बीच हफ्ते के 6 दिन ये सेवा उपलब्ध होगी। पहले दिन इस रूट पर 42 यात्रियों ने उड़ान भरी। झारखंड में मयूराक्षी नदी के किनारे करीब 500 कछुए मरे हुए मिले हैं। बीते गुरुवार को झारखंड पुलिस ने दुमका जिले में चेक पोस्ट पर तस्करों को पकड़ा था, जिनके पास से 75 बोरों में करीब 5000 कछुए बरामद किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय मूल के डॉक्टर राकेश के जैन को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर जैन को विज्ञान जगत में उनके योगदान के लिए 22 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाएगा।